Assalamualaikum everyone. I hope so you people are doing fine. I am requesting you all kindly mute your mic so I can deliver better. In case of any question, you can hold it till the end of lecture or you can just DM me here on the Zoom. So the today's topic is about the assessment of crisis of Article 370 and 35A. This topic is very much important with reference to Kashmir crisis and Kashmir issue in the current affair and Pakistan affair. So I will try to keep it as brief as I could. So your patience is the foremost thing in this regard. So let's get started. चीजों को आसान करना सीखें, मुश्किल करके कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने वहां पे 30 मिनट्स में 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसमें भी जस्ट एक एक्सपेक्ट होगा। जस्ट अगर आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगे तो आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है इसको अटेम्प्ट करने में। ठीक है, सो अभी की सिचुएशन में आपको एक बार हाईलाइट कर लेती हूँ। अभी क्या है, कश्मीर का इशू जो है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको मल्टी डिमेंशनल बनाती हैं। असल मसला आर्टिकल 370 और 35A का नहीं है। असल मसला ये कि क्या इसकी वजह से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि यूएनओ की रेजोल्यूशन में है, क्या उसको कोई थ्रेट है या नहीं है। सो दैट इज an important question, right of self determination, right? अच्छा जी, दूसरा इसमें ये कि क्या इंडिया ने वाकई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, क्या वायलेशन करने की वजह से नेचर जो डिस्प्यूट की नेचर है कश्मीर इशू की, क्या वो चेंज हो गई है या वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायलेशन हुई है कि नहीं। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज आई कुड। आप भी मुझे बता सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट जो मेरे माइंड में इस वक्त है कि बेसिकली आर्टिकल 370 एंड 35A, क्या इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई उनको थ्रेट है, क्या इंडियन लॉकडाउन जो है क्या ये उसके कंसिडरेशन में है या फिर जस्ट हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि ऑब्वियसली आपको भी पता होगा डिसअपॉइंटिंग तो है। कोई भी उसको गलत नहीं कह रहा क्योंकि हर एक के इंडिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज है और उसको कोई भी जो है नेगेटिव वो कंट्रोल नहीं देना चाह रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट इन रो आ जाता है, क्या दुनिया में अभी भी इंडिया को सपोर्ट है या नहीं है। सो आंसर इज जाहिर सी बात है, हर एक के अपने कमर्शियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं तो हर कोई इंडिया का साथ देना चाहेगा। कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो जब सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं तो कोई भी बोलने को लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी फर्स्ट, ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि पाकिस्तान इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान की जो है वीकनेस या वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एक्सप्लॉइटेशन करेगा और कर भी रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है इन द रीजन। सही है।
अच्छा जी, इंडिया एक्चुअली कर क्या रहा है कश्मीर में? ये सारी जो उसने ड्रामा क्रिएट किया है, थिएटर बनाया उसने, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो चेंज कर रहा है, उसके पीछे इसकी क्या लॉजिक है? ऐसा क्या वो करना चाहता है कि वो जो है उसके साथ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सपोर्ट की जरूरत है? बेसिकली जो इंडिया है वो अग्रेसिवली डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहा है कश्मीर में, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा हिंदू हो और वहां पे हिंदू मेजोरिटी हो जाए। जो मेजोरिटी में होगा तो वो जब कभी भी प्लेबिससिट होगा, जब भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएनओ रेजोल्यूशन के थ्रू होगा, तो डेफिनेटली वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना? मैसेज कर दें, मैसेज कर दें। जी बेटा, मैं अभी बताती हूँ। डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग यही है कि आप उनके जो बेसिक राइट है उनको वोलेशन करें, उनको प्रॉपर्टीज ना बाय करने दें, फीमेल्स को उनकी पसंद की शादी ना करने दें, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर ऑपरेशन करें। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग आ जाती है। और पहले, उससे पहले प्रॉपर्टी कोई थर्ड पर्सन नहीं बाय कर सकता था, अब कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ कि जब आर्टिकल 370 था तब क्या था पहले और अब की सिचुएशन, दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी। जस्ट टेक इट इजी। व्हाट्सएप पे अगर आप लोग बार बार मैसेज करेंगे तो फिर मेरी अटेंशन डिवर्ट होगी। सो आई वुड रादर प्रेफर कि आप अभी चीजों को थोड़ा सा मुझे टाइम दें। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, पीएम जो है मोदी है, उसने हार्शर मेजर्स लिए हैं, ये तो आपको भी पता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। फिर उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं, झूठे मूठे, और ये कहा है कि ये तो फ्लैगिंग ऐसे होती है और इसमें ये चेंजेस करती हैं। और डेफिनेटली देर आर सो मेनी चांसेस कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई ऑन द बेसिस ऑफ कश्मीर हो, तो वो सारा कुछ उसके लिए कर रहे हैं। वो जानबूझ के पाकिस्तान को प्रोवोक करें ताकि पाकिस्तान जो है अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो है डिफेम हो जाए। बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेस दे ही सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेट मी पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या है, और क्या फर्क पड़ गया है। मतलब व्हाट हैज चेंज नाउ आफ्टर द आर्टिकल 370? क्या चेंजेस आई हैं जी की? हमेशा कंपैरिजन, मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ, कंपैरिजन जो है टेबुलेटेड फॉर्म में बनाया करें। इससे आप लोगों की अपनी ही आसानी है। इसमें मैं बिफोर एंड आफ्टर कर रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। बिफोर एंड आफ्टर मैं चीजें हमेशा हममुस तसल्ली से कराती हूँ ताकि आप लोगों का इसी में बेनिफिट है, मेरा कोई नहीं है। मुझे आप लोग कहेंगे जल्दी से कराने की तो मैं करा दूंगी। मुझे आप लोगों से ज्यादा जल्दी है, मेरा टाइम आप लोगों से ज्यादा प्रीशियस है। ठीक है। अच्छा, स्पेशल पावर्स जो है, जे एक्सरसाइज करता था, अब ऐसे की जो है ना। जी बेटा, नाउ लिख दें, आफ्टर लिख दें, एक ही बात है। आप लोग इतना चीजों को क्यों कर देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। ये ले जी, ये ले, नाउ कर दिया। व्हाट अ बिग डील। अच्छा, पहले तो स्पेशल पावर्स थी वो जम्मू एंड कश्मीर के, उनके पास खुद थी। अब नो सच स्पेशल पावर्स, अब नो पावर्स। ठीक है। अगर आप हाली इसको अंडरस्टैंड करके पेपर में लिख देना तो आपका 90% क्वेश्चन आज कश्मीर का तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, पहले क्या थी, ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड थी, अब ऐसा कोई सीन नहीं है, सिंगल हो गई है। अच्छा जी, पहले सेपरेट फ्लैग था, एक तो इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है सिर्फ डेमोग्राफिकल चेंजेस के लिए। मैंने आपको बताया ना शुरू में, ये सारा कुछ एक प्लानिंग के थ्रू हो रहा है।
अब एक ही जो 3 कलर्स का है फ्लैग वही रह सकता है, ट्राई कलर है। पहले जो था स्टेट के पास चार्ट था पुलिस का, अब सेंटर के पास है। ठीक है, पहले आर्टिकल 360 एप्लीकेबल नहीं था, आर्टिकल 360। अच्छा जी जी बताती हूँ, वेट कर लिया करें। वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। जी वो एप्लीकेबल नहीं था, नॉट एप्लीकेबल। अब वो हो गया। ठीक है, मैं एक हाथ से तब से टाइपिंग कर रही थी। नहीं मेरे हाथ पे चोट लगी है, ऐसी और कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लगी थी। अच्छा इसलिए स्लो स्लो कर रही हूँ। नेक्स्ट इन लाइन हमारे पास आ जाता है कि पहले जो ड्यूरेशन था लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 6 इयर्स होता था, अब 5 कर दिया, और वो भी यूनियन टेरिटरी के साथ 5 इयर्स। देखिए चीजें क्लियर हो गई आपको। असल चीज यही थी सारी। मैं स्पॉटलाइट ऑन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बिफोर और ये नाउ। अभी ये सिचुएशन हो गई है जो कि एक अलार्मिंग है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप में से कोई लेना चाह रहा है तो। ऑलराइट, कोई एक बंदा भी ले ले तो इट विल सर्व द पर्पस वेल, नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, अब सारे ये कहते रहते हैं आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 है क्या, पहले ये तो बताना पड़ेगा ना। हमें कोई भी ये नहीं बताता, डिबेट में हम बाद में जाएंगे। कौन कौन सी ग्राउंड्स बनती हैं, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, ये बाद की बातें हैं। पहले आर्टिकल 370 है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये है बेसिस। ठीक है, इसकी बेस पे जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की असैसिनेशन हुई थी, सॉरी असेशन हुई थी, असैसिनेशन तो वो कत्ल को कहते हैं, सॉरी असेशन हुई थी यूनियन जो है इंडियन यूनियन में। जब जो है ये प्रिंसली स्टेट था, आपको पता है 8 प्रिंसली स्टेट थी, उनको डिवाइड किया गया। सिर्फ कुछ ही डिस्प्यूटेड थी। इनके पास चांस था कि इधर जो है आप इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को कर लें, लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू जो है ये इसकी मतलब इंडिया को इन्होंने ज्वाइन किया था, इंडियन यूनियन को। अब हुआ ये था कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश का रूल था 1947 में, तो आर्टिकल 370 के अंडर ये इंडिया का पार्ट बन गया था। ठीक है, और इसकी जो प्रिंसली स्टेट थी उसका स्टेटस चेंज हो गया था। अब इस आर्टिकल के थ्रू जो है ये आर्टिकल 1949 में आया था, और इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है उसको एग्जाम कर दिया था, कि उसको मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया था। पहली चीज तो आपको ये देखनी चाहिए कि ये पार्ट है, बेसिस है जे एंड के का टू द इंडियन यूनियन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें, ये बेसिकली कब आया था 1949 में, और इसने एग्जाम्प्ट कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर को कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रहेगा, जो कि चेंज हो गया या ऑल्टर हो गया। नेक्स्ट इन लाइन हमारे पास आ जाता है, इसकी वजह से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ना,
उसको अलाउ था कि वो अपने लॉ बना सकता है, एक्सेप्ट 3 एरियाज के। इंडिया ने कोई भी इलाका जो कि एडमिनिस्टर किया है उसको एक राइट दिया था, खासतौर पे जम्मू एंड कश्मीर को, कि वो अपनी पसंद से अपने मुताबिक रूल्स बनाए। सिर्फ 3 एरियाज पे नहीं दिए थे, वो मैं एग्जम्पशन लिख देती हूँ कौन किसको नहीं दिए थे। ओन लॉज फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस, foreign affairs and communication. Foreign affairs and communication. ठीक है, कोई भी बात नहीं समझ आ रही तो मैसेज कर दें, शायद कि आपके तब तक बात का आंसर मिल जाए, नहीं तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा जी, एक चीज तो ये हो गई कि उनको अलाउ था अपने लॉज खुद फॉर्मुलेट करने का, एक्सेप्ट दीज एरियाज जो मैं लिख चुकी हूँ। दूसरा, इनको कहा गया था कि आपका अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेपरेट फ्लैग होगा, और जो इनके प्रॉपर्टी राइट्स है ना, वो कोई भी इंक्लूड नहीं करेगा आउटसाइडर, मतलब वो अपनी मर्जी से अपने मुताबिक रहेंगे। प्रॉपर्टी राइट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। सेपरेट, they do have the authority to establish or establish a separate constitution, separate flag, ठीक है, और they can deny the property rights, ठीक है, मतलब अपने मुताबिक जिसको देने चाहें, लेकिन कोई आउटसाइडर नहीं उसको मिसयूज कर सकता। अच्छा जी, इसका ये मतलब हुआ कि जो रेजिडेंट है स्टेट के वो वहीं पे रहेंगे डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा उनकी सिटीजनशिप पे और प्रॉपर्टी ओनरशिप पे। सिर्फ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड सिटीजनशिप, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, बाकी वो जो मर्जी कर सकते हैं। ये ब्रीफ है आर्टिकल 370। अब मुझे बताएं 5 पॉइंट्स में अगर आपको कोई समरी बता रहा है कि ये आर्टिकल 370 इधर उधर की कहानियां बताने से, तो क्या आपके लिए ये ज्यादा आसान है कि आप इतने इतने पूरे पूरे वो पढ़े और फिर आपको समझ कुछ ना आए? अगर जस्ट आप 5 ये एरियाज याद कर लो कि आर्टिकल 370 क्या है, कि ये इसकी बेसिस है, इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जाम किया कि मतलब यहाँ पे वो अपनी बात नहीं मनवा सकता। कब बना? 1949 में। इनके कौन कौन से लॉ की फॉर्मुलेशन की इजाजत है? सारे सिवाय इसके। जब भी एक्सेप्शन की बात है तो आपने एक्सेप्शन वाले को पिक करना है। एक्सेप्शन याद करना आसान है बजाय के सारी चीजें याद रखें। फिर उसमें क्या क्या सेपरेट चीजें जो कि जिसपे लिमिटेशन है, तो ये आपने में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, कोई एक बंदा। इसके बाद मैं आपको 2-4 लाइनों में आर्टिकल 35 ये बताती हूँ, और फिर बताती हूँ क्या इस ये जो इन्होंने हरकत की है, क्या उसकी वजह से इंडियन लॉ पे कोई लीगल इफेक्ट आया है कि नहीं। फिर आप ये भी बता सकते हैं क्या इंटरनेशनल लॉ की भी एप्लीकेशन हो सकती है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिक है, लेकिन जब तक आपकी बैकग्राउंड नहीं होगी, इतना सब कुछ मैं आपको बैकग्राउंड करवाने के लिए कर रही हूँ। ना ही सीएसएस में ना ही आपने ज्यादा डीप जाना होता है, ना ही आपने सरफेस पे रहना होता है, इन द मिडल ऑफ बोथ। पता भी होना चाहिए ना होना कि आप इतना सरसरा पढ़े कि आपको कुछ पूछ ले तो आपको कुछ पता ही ना हो। कोई क्या एग्जामिनर ही पूछ ले तो क्या करेंगे आप? अच्छा जी, ये जो आर्टिकल 35A है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर। 1954 कब, क्यों, ये कैसे हुआ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सारी की सारी ओल्ड प्रोविजंस थी,
जो आर्टिकल 370 में थी, सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज किया गया था, इसके टेरिटरी रेगुलेशंस बनाए गए थे। टेरिटरी रेगुलेशन, ठीक है। इसको बॉक्स को थोड़ा सा बिगर कर देते हैं ताकि आसानी हो। अच्छा जी, आर्टिकल जो 335A है, इसमें लोकल लेजिस्लेचर जो है उसके अकॉर्डिंग आपने परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन करना है। मतलब आपको परमिशन दे दी गई कि आप अपना एक अलग लीगल सेटअप बना लें, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें किस चीज की परमिशन मिली? टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट। ये बहुत देर पहले देख लिया गया था कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मसला आएगा ही आएगा, और रेजिडेंट डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश करेगा ही करेगा इंडिया। ये जो मैंने पीछे आपको पॉइंट बताया डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का, ये उसी के बारे में। इसमें उन्होंने कह दिया था कि आप लोकल लेजिस्लेशन बना सकते हैं और जिसमें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन आपको बस ये देखना है कि आपने परमानेंट रेजिडेंट की जो डेफिनेशन बनाई है आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन्होंने मना कर दिया था, फॉरबिड कर दिया था। फॉरबिड किस चीज पे किया था कि कोई भी बाहर का बंदा जो है वो यहाँ पे कोई अपनी लैंड नहीं लेगा, परमानेंट सेटलिंग नहीं करेगा, खरीदो फरोख्त नहीं शुरू कर देगा, और वहां पे लोकल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं करेगा, या फिर कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं करेगा। तो इन चीजों से मना कर दिया। मतलब ये वही है जो अब वो हरकतें कर रहे हैं। मतलब डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के लिए क्या है कि आप बाहर के फॉरेनर्स को स्कॉलरशिप देना शुरू कर दो, लोकल गवर्नमेंट जॉब्स मिलनी शुरू हो जाए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं, फिर वहां की जमीन खरीदना शुरू कर दो। ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। ये अलाउ नहीं है, ये फॉरबिड है कि आप वहां पे परमानेंट सेटलमेंट करें। अब इस आर्टिकल में जो है एक लॉ है परमानेंट रेजिडेंट लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जो फीमेल्स हैं उनको जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ नहीं है, और ना ही उनको ये इजाजत है कि वो बाहर के किसी आउटसाइडर से, मतलब जम्मू और कश्मीर के बाहर से किसी बंदे से शादी करें। मतलब वो स्टेट से बाहर नहीं वो शादी कर सकती, ना ही उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं। परमानेंट, ये कौन कह रहा है? परमानेंट रेजिडेंट लॉ, इसमें फीमेल्स को रोका गया है कि वो शादी नहीं कर सकती स्टेट के बाहर। दूसरा क्या नहीं कर सकती? प्रॉपर्टी राइट्स नहीं यूज कर सकती अपने। ठीक है, ये दो चीजों से मना कर दिया, इंटेंशनली किया गया है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज है कि जो है मतलब ये बच्चों वगैरह से रिलेटेड भी कि वो भी बाहर नहीं कर सकते, राइट्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये जो आर्टिकल 35A है ये नहीं चेंज हुआ। बहुत सारे लोगों के माइंड में कि ये चेंज हो गया, इट्स स्टिल द सेम, इट रिमेन अनचेंज। ठीक है, 8। और इसमें जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं आर्टिकल 370 के, उसकी वजह से काफी कुछ रेलिवेंट तो हो गया है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं हुआ। ये जो क्रिटिक्स कहते हैं कि 35A की वजह से कोई भी पार्लियामेंट्री नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन
कि उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उन्हें मैरी की इजाजत नहीं है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स की इजाजत नहीं है, तो ये एक वॉयलेशन है। लेकिन अभी भी ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो 5 to 6 पॉइंट्स में आपकी इसकी भी एक्सप्लेनेशन आ गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों को सम आप कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी 370 क्या और 35A क्या है। अब बस सुनने वाली बातें हैं, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, स्टोरी की तरह आपको समझाऊंगी, समझ आ गई आर्टिकल है क्या, करना क्या है, कैसे होगा, ये सारी चीजें। अब बस इतना ध्यान रखें कि क्या इसका कोई लीगल इफेक्ट है कि नहीं, क्या अगर हम इसको इंडियन लॉ के अंडर रिवोक कर दे, रिवोक का मतलब होता है दोबारा से उसकी असल हालत में ले आए, मतलब जैसे जहां पे था वैसे कर लें, तो इसका क्या फायदा या क्या नुकसानात होंगे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, क्रिटिक्स का, कि जो जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है वो इस आर्टिकल के इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो काफी खराब हुई है, मतलब उस पर स्टेन आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि क्या इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये जो लीगल इन्होंने एक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है, क्या इसको रिवोक कर सकते हैं, क्या कोई पावर है। अब जितने मुंह उतनी बातों वाली साहब है, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डर है 370 का आर्टिकल, इसके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट एज फार एज अच्छा जी सॉरी, एक मैसेज आ गया था, टेंशन उधर मेरी चली गई थी। अच्छा, कुछ लोगों के ख्याल में जो कि प्रो इंडियन है, उनके मुताबिक तो कुछ भी नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली तो सही है और इसका कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट भी नहीं मिला, तो इसलिए जैसे है वैसे रहने दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लॉयर्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि पहली बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था, तो मेजोरिटी वाला पॉइंट इसमें रेज होना चाहिए, इसको 2/3 मेजोरिटी ने पास नहीं किया, इसलिए होना तो ये चाहिए था 2/3 मेजोरिटी में जाता, दोनों हाउसेस में जाता, वहां से इसको चेंज किया जाता, फिर उसकी कोई लीगल ग्राउंड्स होनी थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हम क्या करें कि इसको प्रूव कर दें, ठीक है, और अगर इसको हम अप्रूव करेंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वैसे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो अबॉलिश हो गई थी, लेकिन स्टिल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो मान जाए तो हम उस पे किया जा सकता है अमल। अच्छा जी, लेकिन फिर क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एक डिबेट है, तो मैं आपको दोनों तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स का बताने लगी हूँ, आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होनी चाहिए, आपको क्या सही लगता है। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उसने कहा है कि ये एक टेम्पररी मेजर ली गई है, ये इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर ये आर्टिकल 370 है, इसकी परमानेंट प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो हम हमारी मर्जी वो उसको खत्म करें या ना करें, लेकिन अगर ज्यादा लोग जोर दें, एक बैकलैश हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, रीजन में, तो फिर कुछ किया जा सकता है। फिलहाल तो सब इंडिया के साथ है, पावर मेजोरिटी इज अथॉरिटी, अभी इंडिया के साथ है ड्यू टू इकोनॉमिक टाइज, ड्यू टू इकोनॉमिक, अब वो उस पर सेंक्शन तो लगाने से रहे, और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, वो तो हो नहीं सकते क्योंकि सबके इकोनॉमिक टर्म्स उसमें, सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे रहते हैं। अच्छा जी, इसकी वजह से क्या हुआ, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या अगर तो ये सही ऑर्डर पास नहीं हुआ, ये लीगली नहीं सही है, तो क्या इसको रिवोक किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो कहती है जी हमने तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही किया है, लेकिन आपको तो बेहतर पता क्या है। खैर, जो कोर्ट है वो ऑलरेडी इस चीज को अंडर कंसिडरेशन रख रही है कि आर्टिकल 35A जो कि बहुत ज्यादा चीजों से डिस्क्रिमिनेशन के लिए हो रहा है, तो वो एक चैलेंज बन सकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक बात आ गई रेवोकेशन की, खत्म करने की, तो फिर उसके लिए इतना आसान नहीं है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और जो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है वही खत्म हो जाती, ब्रीच मतलब खत्म हो गई है, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब ये हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1947 में,
तो जो उस वक्त का कश्मीर का महाराजा था उसने इसकी मतलब आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग ही इसको साइन किया था। अब जब वो ही खत्म कर देंगे तो पीछे तो इसका तो स्टेटस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अक्ल तो यही कहती है, रीजन भी यही कहती है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट इसको कहाँ मानती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर फ्यू लूप होल्स, इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली का एलिमेंट नहीं है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लॉयर्स ये समझते हैं कि अगर हम इसको एक इंटरनेशनल लॉ के तौर पे बताया जाए कि इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, तो फिर कुछ रेवोकेशन का कोई सेंस बनती है। आसान लफ्जों में सवाल ये आता है, क्या इंडियन लॉ ने कोई वायलेशन की है? क्या इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बजाय उनके फेवर में जाने के बल्कि इंडिपेंडेंट हो रहा है? क्योंकि जिसकी बेस पे ये बना था उन्होंने उसको ही खत्म कर दिया है। ठीक है, सो अब उसकी ये बिल्कुल एक न्यू डिमेंशन सामने आई है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये जो हरकत हुई है, जो रेवोकेशन हुई है, या ये जो आर्टिकल आया है 370, क्या वो इंटरनेशनल लॉज पे अप्लाई होता है कि नहीं? अब यहाँ पे फिर एक डिबेट, आपने बस सुनना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस आपको सारी डिमेंशंस पता होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी जो कि नहीं है, फिर उसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस है वो भी नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका ब्रीच है वो भी हो गया है। तो अब ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई, तो क्या इसकी लीगैलिटी रह गई है कि नहीं? लॉ में ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि चीज लीगल है अभी कि इलीगल है। अच्छा जी, तो एक थॉट है कि क्या इंटरनेशनल लॉ इस पे अप्लाई होता है कि नहीं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हर एक ने अपनी अपनी दी है, लेकिन एक है फिजान मुस्तफा, उसकी ओपिनियन है कि 1947 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसको इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन कहते हैं, जो आपको भी पता होगा, जिससे महाराजा कश्मीर ने इंडिया ज्वाइन करने का डिसीजन किया था। ठीक है, तो क्या वो बेसिकली तो सेंस तो यही है कि वो करेक्टर ऑफ जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये कोई न्यू अलग से तो नहीं है चार्टर ना, ये तो चार्टर इंटरनेशनल ट्रीटी का है, तो उस पे इंटरनेशनल लॉ भी एप्लीकेशन बनती है। तो जब आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर वापस कर देना चाहिए? क्योंकि उसके जो प्री एग्रीमेंट हुआ था कि इसका जो स्टेटस है वो सॉवरेन स्टेट है, मतलब कश्मीर अपने जो है लॉ मेकिंग खुद कर सकता है, किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है, बल्कि वो आर्टिकल जो उसका बेसिक था वही खत्म करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? बेटा हौसला कर लिया करें, हौसला कर लिया करें, मैं बता रही हूँ, सब्र करें, बताने लगी हूँ कि इसके बाद में क्या ऑप्शंस होंगे। हम सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जो आपको मुनासिब लगेगा आप वो लिख लीजिएगा। पहले इसको तो देख लें क्या इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, वो एक फ्लो टूट जाता है। खैर दोबारा बताती हूँ, इसमें ये भी आ जाता है कि इसमें कंसीवेबल जो इसका था, क्या इसकी वजह से एक तो बड़ी मजे की ऑप्शन ये है क्योंकि इसका सॉवरेन स्टेटस ही चेंज हो गया है, तो फिर तो सारा कुछ चेंज होने की वजह से दोबारा से पॉसिबिलिटी हो गई है कि कश्मीर जो है अपना वहां पे प्लेबिसाइड फिर से खुद कर सकता है। और इस चीज को यूएनओ ने भी इंडोर्स किया, यूएन रेजोल्यूशन, कि अगर ये इस तरह से जब एक बेसिक आर्टिकल जो कि उसका है वही रिवोक हो गया, खत्म हो गया है, तो फिर कश्मीर का जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो कि फर्स्ट वॉर में हुआ था, वो तो फिर उसकी मतलब दोबारा से उसकी रेलिवेंस हो गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि डिसएग्री करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इतनी बेवकूफ थोड़ी है, उन्होंने इसलिए थोड़ी किया है, उन्होंने तो इसलिए किया है क्योंकि वो यूएनओ की रेजोल्यूशन को सुपरसीड करना चाह रहे थे, ताकि वो इसको एक कॉर्नरस्टोन बनाए और जो पाकिस्तान और इंडिया का मसला तब से चल रहा है, ये डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करें। जो इनका सिमला एग्रीमेंट, अगर आपको नहीं पता, 1972 में हुआ था। एक मिनट दे मुझे।
जी, एक सेकेंड दें मुझे। अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। अच्छा, अभी तक हम उसी डिबेट पे खड़े हैं कि क्या ये जो इसने रेवोकेशन की है आर्टिकल 370 की, तो क्या ये इटसेल्फ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है या नहीं, क्या मतलब इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल है भी या नहीं। सो हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये कि अगर तो इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया गया तो इससे क्या हो सकता है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं ये चाहेगी, क्योंकि वो ये कह देते कि ये तो इंटरनल मैटर है हमारा, तो कभी भी कश्मीर को या दूसरों को इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये है कि माइट बी वो इस रिक्वेस्ट को, जो कि नॉन बाइंडिंग होगी, सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं। आपको पता है क्या होती है एडवाइजरी ओपिनियन? मतलब एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन कंपेल नहीं कर सकता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मर्जी है पाकिस्तान की, कश्मीर की, इंडिया की, अपनी अपनी मनमानियां करे, करे ना करे, ठीक है। अच्छा जी, अब वैसे इसमें इसको कंक्लूड करने लगी हूँ कि अब हमारा ये जो एक लीगल फ्लॉ आ गया है एब्रोगेशन की वजह से, उसके लिए हमारे पास क्या क्या एरियाज हैं, मतलब हम क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहले तो ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिफरेंट वे से ड्राफ्ट किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है कि सेंटर बॉडी का ज्यादा रोल है, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, और इसके जो रिलेशन विद स्टेट है, टेरिटरीज और यूनियन है, उस पे ज्यादा काम किया गया है, ठीक है। ना कि प्रेसिडेंशियल, मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस दी नहीं गई है। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जम्मू और कश्मीर की, तो एक स्पेशल स्टेटस था, तो इसलिए इसके ऊपर स्पेशल ही बाइंडिंग्स होंगी, मतलब ये सेम नहीं, उसके अंडर नहीं आ सकता। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या है ग्राउंड्स जिन पे हम अमल करके उस पे पहुंच सकते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है प्रपोज ग्राउंड्स। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेटा मुझे पता है कि लेक्चर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, मैं आप लोगों को आसान करने के लिए ही इसको डायसेक्ट करती हूँ। पहले है क्या था, फिर उसकी दो इंटरप्रिटेशन आ गई कि इंटरनेशनल लॉ बनता है कि नहीं, इंडिया ने सही किया कि नहीं, मतलब पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल। अभी उसकी प्रपोज ग्राउंड्स क्या है उस पर देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, और फिर यहीं पे एंड हो जाएगा। मतलब ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे लिए पॉइजनस है। अच्छा जी, पहला ग्राउंड जो चैलेंज का बनता है कि ये इन्होंने जो एक मूव किया है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं हुए, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है, पहले मैं लिख लूं। आर्टिकल 32 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये गारंटी करता है कि जो जम्मू और कश्मीर के लोगों का फंडामेंटल राइट को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो उनके फंडामेंटल राइट की वोलेशन हो गई है, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, मतलब ये अपनी बात में खुद ही फंस गए हैं। मतलब लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 32 में कि कश्मीर और कश्मीर के रहने वालों का फंडामेंटल राइट की कभी वोलेशन नहीं होगी, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन होगी। उसके बाद तो सबसे पहले तो ये ड्यूटी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की
कि उन्हें इंडिया की जम्मू और कश्मीर की सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, जो कि वो नहीं कर पाए। अच्छा जी, इसका मतलब है स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर के लोग इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि उनके और अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा सकते हैं, क्योंकि जो है ये उनकी वॉयलेशन हुई है। रिगार्डलेस, जी जी बिल्कुल, रिगार्डलेस की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है कि नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। वाई सो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हायर अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी गई है तो वो रिवोक भी हो सकती है मेजोरिटी के साथ। माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट याद रखें। अच्छा, दूसरी जो ग्राउंड बनती है वो ये कि जो जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आर्बिट्री नेचर का है। वो इन्होंने कैसे उसको डाउनग्रेड कर दिया है, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये तो एक ग्लेरिंगली एक नेगेटिव चीज है और ये इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है। जो इसका जे एंड के का कॉन्स्टिट्यूशन है, डाउनग्रेड कर दिया है फ्रॉम द स्टेटस ऑफ स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। ये कैसा मजाक हुआ भाई? एक स्टेट के स्टेटस को आप यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, मतलब उसका स्टेटस इंटायरली चेंज कर रहे हैं। ये तो क्लियरली उसकी राइट की वायलेशन है। अच्छा जी, ये जो है ये जो इन्होंने किया है अगेन इसका फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। और ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ना कोई लीगल, ना कोई इकोनॉमिक, ना कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पे कैसे उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन किया है। इस पे तो जुडिशियल रिव्यू बनता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जुडिशियल रिव्यू होता है अपने ही जुडिशियल ऑर्डर को नजरसानी करना, मतलब सेकंड थॉट देना। अच्छा, इस केस में सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इस स्टेटस को अमेंड कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप खुद से उसके स्टेटस को चेंज कर दो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, आर्टिकल को चेंज करके। तो ये भी बहुत गलत बात है। जब एक स्टेटस था, स्टेटस ऑफ स्टेट, और वो एक क्लियरली लिखा हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन में, तो ये कैसे चेंज हो गया? मतलब उसकी तो सेंस से चेंज कर दिया आप लोगों ने। सेशन, इसमें भी वही पुराने वाली बात आ जाएगी कि जब प्रेसिडेंट ही सिर्फ कर सकता है मॉडिफाई या अमेंड, तो ये कैसे इन्होंने जस्ट एक आर्टिकल के थ्रू उसको चेंज कर लिया? ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है स्टेटस को चेंज करना। ये आर्गुमेंट्स हैं, ग्राउंड्स जो हैं, प्रपोज ग्राउंड्स बता रही हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। इन कॉन्ट्राडिक्शन को आप हाईलाइट करोगे तो वो आपको, आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस में भी लिख सकते हो, आप इसको अलग से हेडिंग्स दे के भी बता सकते हो पॉइंटर्स के फॉर्म में। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने जिस आर्टिकल के थ्रू, मतलब 370 के थ्रू क्या किया है, इन्होंने एक ट्रायो रिलेशनशिप बना दिया। मतलब मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ट्रायो मतलब एक तरफ हमारे पास आ गई है सेंटर, ठीक है, दूसरी तरफ जे एंड के की स्टेट, मतलब जो उनकी जे एंड के स्टेट, ठीक है, और तीसरा हमारे पास आ गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लो, तीन पार्टीज हैं और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, अब कौन किसकी माने और किसकी ना माने। अब इसकी वजह से बहुत सारे, मतलब आर्टिकल 370 की वजह से एक ट्रायो रिलेशन बन गया है। ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। इसकी वजह से जो इंडियन प्रेसिडेंट को जो पावर्स दी थी डिफाइन करने की कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप को,
या इंस्ट्रूमेंट को, वो चेंज हो गया और वो उसकी कंसेंट और कंसल्टेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट और कंसल्टेशन के बगैर चेंज नहीं हो सकती। अब इस सारे प्रोसेस में बाईपास हुआ है और एब्सेंस, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन एब्सेंट थी और इसी चीज को चैलेंज किया गया और किया जाना चाहिए दोबारा। मैं दोबारा आपको आसान लफ्जों में बताती हूँ। ये देखें, जब 3 लोग थे, तीनों ने मिलकर डिसाइड करना था। सेंटर ने ये डिसीजन खुद ही कर लिया, इंडियन सेंटर ने प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व नहीं किया। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रही, अब इस केस में यहाँ पे इन्होंने स्टेट J&K की स्टेट को कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, मतलब इनकी रजामंदी के बगैर इन दोनों ने डिसाइड कर लिया। स्पॉटलाइट ऑन कर रही हूँ, ये देखिए सेंटर ने और प्रेसिडेंट, इन दोनों ने खुद ही अपनी मनमानियां की हैं, इसको इग्नोर किया। जबकि इन तीनों को एक पेज पे होना था, तभी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इस चीज को चैलेंज किया गया और किया जाना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा ये कि कुछ भी है, आप जब भी स्टेट के अगेंस्ट कोई काम करते तो अल्ट्रा वाइड्स होता है। अल्ट्रा वाइड्स क्या होता है? समथिंग अगेंस्ट लॉ, जो उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसकी वोलेशन है। ठीक है, सही है। लास्ट पॉइंट जो कि मैं देना चाहूंगी कि सिर्फ एक स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट क्यों, जब बाकी चैलेंज किया है, मतलब यही सेम चीज लद्दाख, कारगिल है, उनमें सब में सब कुछ इकट्ठा है, उनका सेम स्टेटस है, तो फिर इन वहां यही सेम चीज वहां पे भी अप्लाई होनी चाहिए। वहां पे नहीं की तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, एंड वायलेशन ऑफ अनब्रेकेबल। होप सो इट विल मेक सम सेंस। जी, क्वेश्चंस? क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए, अल्टीमेटली आपने इस पॉइंट को हाईलाइट जरूर करना पेपर में, आर्टिकल 370 को, क्योंकि ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो आप इसको इनकलकेट करेंगे। आप इसकी अलग से हेडिंग दें और उसको एक्सप्लेन करें। जी, ये ऑप्शंस को आप अमेंडमेंट बना सकते हैं। जी बिल्कुल, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। नहीं, कभी भी आपको अलग से ये नहीं पूछेगा हाल ही इस पे क्वेश्चन दे, ये तो मैंने आपको, बाकी कश्मीर इशू तो इतना वो वास्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कराई है। ठीक, जी, एनीथिंग एल्स? नो क्वेश्चन? अच्छा, इसके असाइनमेंट आप लोग टाइम से सबमिट करा दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भेज देती हूँ व्हाट्सएप में। ऑब्वियसली हर एक ने इंडिविजुअल बनानी है। इंडिविजुअल आपका ये ग्रुप है, इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं, ये तो बस आपका कंबाइंड सेशन लिया है तो सबका इंडिविजुअल ही ना। जी बिल्कुल, अली को भेज दें, अली मुझ तक भेज देगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग डायरेक्ट भेजते हैं आप लोग बहुत बेसब्रे हो जाते हैं, वो मुझे भेज देगा, उसको पता है मेरे स्केड्यूल का। ठीक हो गया, एनीथिंग एल्स? प्रॉपर अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, जो मैं भेजूंगी उसको प्रॉपर विद प्रेजेंटेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग अटेम्प्ट करें। ठीक है, ओके जी, दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। सी यू, अल्लाह हाफिज।